एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर लेफ्ट मिनिस्टर आया था तो वैंग चैंग को देखते साथ ही वो यही कहता है कि वैंग चैंग क्या तुम हो। वैंग चैंग कहता है कि मैं एक छोटा मोटा सा कल्टीवेटर हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं लेफ्ट मिनिस्टर की अटेंशन हासिल करने के लायक हूँ। लेफ्ट मिनिस्टर इतना सुनने के साथ ही मन ही मन में यही कहता है कि इसने तो जियांग की फार्मेशन और उसकी जो साई के थी उसे किसी ट्राई को में काफी जख्मी कर दिया और अब ऊपर से कितने अच्छे से पेश आ रहा है। लगता है कि इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और वो वैंग चैंग को कहता है कि सच में तुम तो काफी अच्छे निकले और अगर तुम हमारे शुआनजई डायनेस्टी में आते हो तो तुम्हारी पोजीशन मेरी पोजीशन से कम ना होगी, तुम्हारा रुतबा मेरे रुतबे जितना ही होगा। तो वैंग जियांग उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो एक छोटा मोटा सा बंदा हूँ जो कि माउंटेन्स में घूमता फिरता रहता हूँ। ये जो हाई ऑफिसेस और जो दौलत की दुनिया है ना, मुझे इससे दूर ही रहना है। और ऊपर से आप एक रीजनेबल बंदे भी हैं सर। आपको मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि शुआन जुई और ग्रेट शैंग के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है ना, उसे हार मत कीजिए। लेफ्ट मिनिस्टर कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि इम्प्रेस येलिन लैंग ने कितने ही बंदों को स्लॉटर किया जब वो सिक्स नेशन को कन्क्वेयर कर रहे थे। हम तो सिर्फ कुछ बंदों को जस्टिस दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैंग जियांग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि सिक्स नेशन के ऊपर कब्जे करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया गया, काफी बंदों की जान भी गई, लेकिन उसके बाद से वहाँ पर अमन है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो इस पर उन पर अटैक करना, कुछ लोगों को मारना जाया नहीं गया। की वैन जवान से कहता है कि ब्रदर वैंग, मैं जानता हूँ कि तुम बोलने में काफी अच्छे हो और तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं इसलिए मैं ऐसे ही तो वापस नहीं जा सकता। मुझे ये लिंग लैंग को वापस लेकर जाना होगा। वैंग जेंग कहता है कि मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ मिस्टर की, हमारी ये जो कंजर्वेशन है काफी अच्छी जा रही है, लेकिन हमें अब कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड ही करना होगा। ब्रदर की कहता है कि ब्रदर वैंग, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अब दो नेशन के दरमियान तो फाइट होकर ही रहेगी, लेकिन इस फाइट को दूर करने के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई सोल्यूशन है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। वैंग जेंग उसे कहता है कि दो जब जेंटलमैन आपस में मिलते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सॉर्ड्स की मदद से डिसाइड करे कि कौन जीता कि कौन हारा। हम ना यहाँ पर लफ्जों का खेल खेल सकते हैं। की वैन कहता है कि अगर लफ्जों की खेल की बात है तो मुझे फिर इस बात का डर है कि तुम मुझे हार जाओगे। और मन ही मन में यही कहता है कि अगर तुम मुझे कल्चरल डुअल मेरे साथ खेलने चाहते तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना इजीली हरा दूंगा। तभी ही फिर की वैन ने वहां पर एक गेम बिछा दी थी और वो कहता है कि फिर ठीक है, अगर तुम मुझे इसमें हरा देते हो तो मैं फिर ये लिन लैंग को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। अब इस गेम को देखते साथ ही वैंग चैंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मुझे तो इसके खेलने के रूल्स के बारे में नहीं पता, तो भला मैं इसे कैसे खेलूंगा, ऐसा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। तो तभी उसकी सिस्टम की स्पिरिट भी आ जाती है और वो ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि हमारा होस्ट ना कोई गेम खेलने वाला है, तो इसलिए मैं तुम्हारा एल्फेगो सिस्टम को एक्टिवेट कर रही हूँ। तो वो आगे से कहता है कि स्टूपिड सिस्टम, क्या ये एल्फेगो सिस्टम वही नहीं है जो हम अर्थ पर खेलते हैं? तो सिस्टम की सुपीरियर मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन ये लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है और ऑथेंटिक भी है। तुम किसी भी टॉप प्लेयर को हरा सकते हो, वो भी सिर्फ 3 ही स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए। और जैसे वैंग यांग ने सुना था, उसे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है कि क्या 3 स्टोन हैंडीकैप, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में डोमिनेट कर सकता हूँ। अब सिस्टम से ये बातचीत खत्म करने के साथ ही फिर वो ब्रदर की वैन को कहता है कि वेल, आप यहाँ पर आए हैं तो इसलिए फास्ट मूव आपको ही चलाना होगी। तो वो कहता है कि क्या सच में ब्रदर वैंग तुम मुझे पहले मूव का मौका दे रहे हो? वैंग चैंग कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ फास्ट मूव का मौका दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पहली 2 चालें तुम ही चलो। ब्रदर की वैन ने जैसे सुना था उसी के साथ ही हैरान होते हुए कहता है कि ब्रदर वैंग, लगता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे में जो स्किल्स हैं मैं इससे टॉप लोगों को हरा चुका हूँ। लेकिन आगे भी वैंग चैंग की था तो वो उसे यही कहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूं, तो इसलिए अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकता। अगर आप ये जीत जाते हैं तो आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे ना, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो की भी फिर कहता है कि अगर मैं ये हार जाऊंगा तो मेरे पास ये जो मुझे 49 सॉर्ड है ना, मैं तुम्हें दे दूंगा और इसके बाद यहाँ से चुप करके चला जाऊंगा। अब जैसे गेम स्टार्ट होने वाला था, उसी के साथ ही इसके सिस्टम में भी अब चीजें लोड होना शुरू हो जाती हैं और गेम का पूरा डाटा इनपुट होना शुरू हो गया था। तो इसे सिस्टम पर पूरी की पूरी गेम दिखाई दे रही थी और इसे नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में बताया गया था और विनिंग परसेंटेज के बारे में भी बताया गया था। ये सब कुछ देखते साथ ही मन में ये कहता है कि लगता है कि सिस्टम की मदद से इस गेम को तो मैं टोटली डोमिनेट कर लूंगा। अब तो वो दोनों वहां पर गेम खेल ही रहे थे, लेकिन नीचे खड़े हुए लोग भी हैरान थे और कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमारे लॉर्ड इस लेफ्ट मिनिस्टर की वैन जुआन के साथ खेल रहे हैं। उनके साथ तो जीतने में काफी मुश्किल पेश आ सकती है, बल्कि इम्पॉसिबल है। इन्होंने अपने ही डायनेस्टी के 18 लोगों को हराया है और अब मुझे नहीं लगता कि ये वैंग चैंग से हार पाएंगे। इम्प्रेस लिन ने जैसे ये सारी बातें सुनी तो सभी लोगों को कहती है कि तुम लोग खामोश हो जाओ, हमारे लॉर्ड जरूर जीतेंगे। और किंग की साइड पर खड़े हुए सभी देखते हुए कहती है कि लगता है कि मेरे एंसेस्टर मास्टर सच में मल्टी टैलेंटेड है, जो कि गेम भी खेल सकते हैं, लोगों को भी हरा सकते हैं। लेकिन वहीं पर खड़ी हुई एडवाइस मिनिस्टर भी मन ही मन में यही कहती है कि ये सिर्फ 2 स्टोन हैंडीकैप का इस्तेमाल कर रहा है, लगता है कि अब काफी मजा आने वाला है। और उधर वो तो दोनों गेम में खेल ही रहे थे, लेकिन उसके गेम खेलने के स्टाइल को देखने के साथ ही लेफ्ट मिनिस्टर वैन यही कहता है कि इससे खेलने के स्टाइल काफी इनक्रेडिबल है, काफी ये बंदा परफेक्ट है। लेकिन तभी ही फिर उसे ये बात भी याद आ जाती है कि उसने इसके बारे में जो रूमर सुन रखे थे वो बिल्कुल सही थे, इससे हराना मुश्किल होगा। मैं जो कि किसी भी एक्सपर्ट को हरा सकता था, लगता है कि आज इससे हार जाऊंगा। इसके पास सिर्फ 2 ही स्टोन हैंडीकैप है, उसके बावजूद भी ये मुझे हरा रहा है। लगता है कि इसके पास जो स्किल्स हैं, इससे इसे हराना काफी मुश्किल होगा। अब तो ये घबरा भी गया था। तो फिर यहाँ से हमें कुछ दूर बंदों को दिखाया जाता है जो कि खड़े लेफ्ट मिनिस्टर के इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अटैक कर सके। लेकिन वो भी ये सारी चीजें देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक लेफ्ट मिनिस्टर ने उन्हें इशारा क्यों नहीं किया। उन्हें अब लगने लग जाता है कि वो अब गेम में फंस चुके हैं, इससे जीतना अब उनके लिए मुश्किल होगा। और लेफ्ट मिनिस्टर की भी अब तो घबराहट के मारे यही कहने लग जाते हैं कि वेल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं हारने वाला हूँ। मैं जो भी चाल चलता हूँ इसके पास उसका तोड़ होता है और ऊपर से ये गेम की बजाय मेरे ऊपर ही फोकस कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे मेरे बैकअप प्लान के बारे में ऑलरेडी पता है। और वैंग जियांग इतने में ही अपने विनिंग परसेंटेज को 99% ले जाते हुए उसे कहता है कि लगता है कि गेम ओवर हो चुकी है सर, और आपने जो मेरे साथ गेम खेली उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और की वैन तो ये देखते साथ ही कहता है कि नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तुम सिर्फ 2 स्टोन हैंडीकैप का इस्तेमाल करके मुझे कैसे हरा सकते हो, मैं ये हार नहीं मानूंगा। और उसके मुंह से तो ब्लडी बाहर आना शुरू हो जाता है। अभी भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वैंग जियांग उसे कहता है कि ये तो सिर्फ एक गेम ही थी ना, तो इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है। अब उसकी ये सारी हालत देखने के साथ ही ये भी काफी
काफी घबराया हुआ थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी उसके सिस्टम की स्पिरिट वहाँ पर अपेयर होते हुए ये कहने लग जाती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपने अपोनेंट के स्पिरिट को डैमेज किया है, अब वो इमॉर्टल किंग यहाँ पर आ चुके हैं। इतना देखते साथ ही वैंग चैंग फिर उसे कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो उसके सिस्टम की स्पिरिट यही कहने लग जाती है कि लगता है कि सिस्टम में एक बग आ चुका है जिसकी वजह से ये गेम जीतने की वजह से आपको कोई भी रिवार्ड नहीं मिलने वाला। जिस पर वैंग जैंग हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम तो मुझे हंसा हंसा कर मार ही डालोगे। अब जैसा कि गेम खत्म हो चुकी थी तो फिर भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए ब्रदर की को कहता है कि इस गेम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि साइड पर से दो बंदे आते साथ ही अपनी ब्लेजिंग फ्यूरी एक्स एक्सप्लोजन फ्लेम और अपनी स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अभी भी वैंग जैंग था तो वो अपनी हेवन और आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ना अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है। इस शील्ड की वजह से वो जो भी इसके ऊपर अटैक कर रहे थे इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इस तरह वो दोनों बंदे ये कहते हैं कि हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। और मिस्टर सॉन्ग के साथ जो बंदा आता है वो उसे कहता है कि हमें किसी और एंगल से इसके ऊपर अटैक करना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, और सबके लिए वो पहले वैंग जैंग से माफी भी मांग लेता है। जबकि वैंग जैंग उन दोनों की इन हरकतों की वजह से काफी गुस्से में आ चुका था और वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों को मौत चाहिए तो मैं मौत दूंगा, मैं जो तुमसे अब मर्सीलेस पेश आने वाला हूं उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और जिसकी मदद से वो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे उसके पास हेवन एंड आर्ट टेक्निक थी, जिसकी वजह से वो उन्हीं के अटैक उन्हीं के ऊपर आजमा सकता था, वो भी डबल पावर का यूज करके। और ये ऐसा ही करता है। अब जैसे ही इसने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हीं के पावर का यूज करके उनके ऊपर अटैक किया था, इनसे उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। और जो सॉन्ग के साथ बंदा आया हुआ था वो ये देखते साथ ही हैरानी था और वो ये कहता है कि ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी साइड पर खड़ा हुआ मिस्टर की ये कहने लग जाता है कि लगता है कि हमने अपनी पावर्स को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, हमें लगा कि हम आपको हरा पाएंगे लेकिन ऐसा ना हो पाया, तो अब मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ से जाता हूँ। वैंग चेंग उसे कहता है कि ठीक है अब तुम चले जाओ। केवल की ये बातें सुनने के साथ साइड पर खड़ा हुआ बंदा ये कहने लग जाता है कि लेफ्ट मिनिस्टर आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, बल्कि आपको तो हमारी हेल्प करना चाहिए ना। तो इस पर लेफ्ट मिनिस्टर से कहता है कि नहीं नहीं, वैंग जैंग की जो एबिलिटीज है ना वो काफी ज्यादा है, उसकी चेस की एबिलिटीज को देखकर मुझे पता चल गया कि इसे हराना मुश्किल होगा। तो वही बंदा फिर अब बच्चों की तरह जिद करते हुए कहने लग जाता है कि उसने सिर्फ आपको चेस में ही हराया है, तो आपको कैसे लगता है कि वो आपको रियलिटी में हरा पाएगा। जिस पर लेफ्ट मिनिस्टर उसे बताते हैं कि असल में मुझे लगता है कि वो रियाम ऑफ हेवनली सेंट में पहुंच चुका है। तो वो बंदा हैरानी से कहता है कि क्या रियाम ऑफ द हेवनली सेंट, ये इम्पॉसिबल है। तो लेफ्ट मिनिस्टर यही कहता है कि अब मैं जैसा कि वापस जा रहा हूं ना, तो यूर मेजेस्टी को यही कहूंगा कि अब से वो शैंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक करने का ना सोचें, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होंगे। तो तभी वैंग जैंग के उसके सिस्टम की स्पिरिट भी वहां पर अपेयर होते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारा काम जल्दी ही होने वाला है। वो असल में किसी काम पर फोकस कर रही थी कि उसे इस तरह देखने के साथ ये भी मन में यही कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किस चीज का इंतजार है। कितने में उसके सिस्टम की स्पिरिट के पास ना एक स्टोन आ जाता है जिसे उसने कॉन्टेस्ट किया था, और वो बताती है कि फैमिली मैंने इसे कॉन्टेस्ट कर लिया। कि फिर उसी स्टोन को देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि ये क्या चीज है, मुझे तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं दिखाई दे रहा। तो उसकी सिस्टम की स्पिरिट उसे ये बताती है कि असल में ये एक फ्रेगमेंट है, ये हेवनली दाव भी इसे कहा जा सकता है, इसके बगैर तुम सेंट रियाम में नहीं पहुंच सकते, चाहे तुम कितने भी अच्छे कल्टीवेटर क्यों ना हो जाओ। अब जैसा कि इसे उसकी खूबियों के बारे में पता चल ही गया था और इसे सेंट रियाम में ब्रेक थ्रू भी करना था, तो वो फिर उसी स्टोन का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। और यहीं से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक और एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मन में ये कहने लग जाता है कि इस ऑरा को देखकर तो मुझे पता चल गया है कि ये किसी हेवनली दाव के फ्रेगमेंट का ऑरा है, लेकिन ऐसा कौन सा बंदा पैदा हो गया जो कि हेवनली दाव के फ्रेगमेंट को अपेयर करवाने में कामयाब हुआ। तभी हमें एक और एल्डर को दिखाया जाता है, उसे भी ये बात मालूम हो ही गई थी कि यहाँ पर कोई सेंट रियाम में जाने वाला है, तो वो भी खुश था और कहता है कि अब दुनिया चेंज होने वाली है। और फिर इसी के साथ ही हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका चेहरा तो साफ नहीं था, लेकिन वो भी ये कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि किसी के पास फ्रेगमेंट ऑफ द हेवंस वे आ चुका है, मुझे तो इससे ढूंढने में काफी अरसा लग गया। और फिर इसी के साथ ही हमें कहीं और दो और एल्डर्स को दिखाया जाता है। पहले वाला एल्डर दूसरे को कह रहा था कि ये तो हेवनली दाव फ्रेगमेंट है ना, कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है कि इसे हासिल करना कितना मुश्किल होता है, और इसके बाद हम सेंट बन जाते हैं, तो भला मैं इसे किसी को क्यों दूंगा। और उधर फिर हम देखते हैं कि वैंग जैंग के उसके सिस्टम की स्पिरिट अब कुछ अल्टर वगैरह लेकर आ जाती है। ये हेवनली दाव अल्टर था और उसे कहती है कि तुम इसे ना सी ऑफ कॉन्शियसनेस में यूज कर सकते हो। और इतनी नहीं बल्कि उसे ये भी बताती है कि जो फ्रेगमेंट तुम्हारे पास है ना, अगर तुम इसके सेंटर में उसे रख दोगे तभी ही तुम अपनी पावर ऑफ हेवन को एक्टिवेट कर पाओगे। और वो बिल्कुल उसी अल्टर में ही अपने फ्रेगमेंट को रखता है, तो जो इस इंपरर रियाम लेवल 3 था ना, तो उससे इंपरर रियाम लेवल 4 में पहुंच जाता है। तो अब इसकी पावर को देखते साथ ही वो मन में यही कहता है कि ना सिर्फ मैं अपने अगले रियाम में पहुंच पाया, बल्कि इसी के साथ ही मैं एक न्यू रियाम ऑफ हेवनली दाव में भी पहुंच चुका हूँ। अब इसे इतनी नहीं बल्कि 9th ग्रेड भी मिल चुका था, जिसमें कुछ ब्लैक और व्हाइट पीसेस थे, इसका यूज करके वो अपने लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज को बना सकता था। तो फिर इन्हीं पीसेस को देखने के साथ ही वो ये कहता है कि ये जो मेरे पास पीसेस टू गेन अपॉर्चुनिटीज आ चुका है, ये मेरे लिए इंटरनल सर्विस होगी या एक्सटर्नल सर्विस होगी। तो उसके सिस्टम की स्पिरिट उसे ये बताती है कि होस्ट असल में ये ना ही एक्सटर्नल है ना ही इंटरनल है, तुम्हें तो पता है कि तुम एक चेस प्लेयर हो, तो इसलिए ये तुम्हें चेस पीसेस मिले हैं, इसकी वजह से तुम हेल्प ले सकते हो। और वैंग जैंग को अब चेस प्लेयर का टाइटल मिला था, तो ये उसे काफी अजीब लगता है। तो उसके सिस्टम की स्पिरिट यही बताने लग जाती है कि चेस प्लेयर का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया ना तुम्हारे सामने एक टेबल होगी, और टेबल के ऊपर ही ना जो चेस रखा हुआ होता है उसमें जो पीसेस होते हैं ना, ये सारे लोग वही होंगे, तुम जैसा चाहो उनके साथ वैसा खेल खेल सकते हो। तो ये आगे से उसे कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मैं जानता हूँ कि मैं चेस प्लेयर तो बन चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कौन सी पावर्स हैं। तो सिस्टम की स्पिरिट उसे ये बताने लग जाते हैं कि होस्ट असल में तुम्हारे ऊपर जो भी अटैक किया जाएगा ना, अगर वो बंदा तुम्हारे ही रियाम का होगा तो तुम उस अटैक से इम्यून हो चुके हो, उसका तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। ये सारी बातें सुनने के साथ वैंग जैंग कहता है कि जैसा कि नॉवेल्स में मैंने पढ़ा होता था कि जो होता है मेन कैरेक्टर ना, वो बॉर्डर को क्रॉस करता है, बाकी लोगों को मारता है, ये सारे काम यूजलेस हैं। खैर वैंग जैंग ये सारी बातें निपटाने के साथ ही ना जैसे ही इंप्रेस लिन के पास जाता है, तो इंप्रेस लिन आते हुए ये कहती है कि मुझे तो पता नहीं है, मेरा हस्बैंड एक ग्रेट चेस प्लेयर है, अब तो मेरी आंखें खुल गई। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी
बात नहीं है। असल में जो कीमैन मेरे साथ चेस खेल रहा था ना, तो वो हार गया। उसकी वजह से उसकी सोल डैमेज हुई और उसका रियाम भी किंग की इमॉर्टल रियाम बन गया। तो मुझे नहीं लगता कि वो चैंग डायनेस्टी को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। और खैर ये सारी बातें बताने के साथ ही ना वो एक व्हाइट चेस का पीस ना उठाते हुए वहां पर एक एरे बना लेता है, जिससे फिर से उसके सिस्टम की स्पिरिट आते साथ ये कहने लग जाता है कि होस्ट अब आपने नेशनल डिफेंस एरे की ना अपग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से आपने स्पेशल कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर लिया है और उसकी फिर उसे कापी भी दी जाती है। अब जैसे कि इनके एरा तो अपग्रेड हो ही चुका है, जिसे देखने के साथ ही एडवाइस मिनिस्टर कहती है कि सच में हमारे इस नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों दिखाई दे रही है। जबकि वैंग यंग मन मन में यही कहता है कि लगता है कि चेस पीसेस का इस्तेमाल मैं इस तरह कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर सभी चीजें जो कि जिंदा है मेरे लिए चेस पीसेस हैं, तो मैं बाकी चीजों को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। और वो मन में ये सोचने लग जाता है कि इम्प्रेस लिन को जब वो कपड़े पहनाएगा, जिसे देखकर उसे काफी खुशी होगी, तो आगे से वो उसे यही कहेगी कि इन कपड़ों में तो मुझे काफी शर्म आ रही है। अब सभी लोग उस एरे के बारे में बातें कर ही रहते कि ये बताने लग जाता है कि मैंने असल में ना अपने इस नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन की ना अपग्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर कोई सुप्रीम बंदा ही आएगा, वही इसे तोड़ पाएगा, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। सभी लोग जैसे ये सुनते हैं तो कहते हैं कि मास्टर सच में आप काफी अमेजिंग हैं, आप सच में हमारे एम्परर हैं, आप सच में काफी इम्पॉसिबल है आपको हराना। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लेफ्ट मिनिस्टर की जाकर ना अपने योर हाइनेस को सारी बातें बता देते हैं, तो वो यही कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे लेफ्ट मिनिस्टर वहां जाकर एक आम से बंदे से हार गया। तो लेफ्ट मिनिस्टर की अपने योर हाइनेस को यही बताने लग जाता है कि असल में वहां पर ना इम्प्रेस ये लिंग ने ना एक वैंग जैंग नामी बंदे को बुलाया हुआ था, जो कि काफी ही स्ट्रॉन्ग है, और उसने मुझे कहा कि मैं जाकर अपने योर हाइनेस को बता दूं कि अब से आप लोग शैंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक मत कीजिएगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एम्परर जुआनजुई को तो काफी गुस्सा आ गया था और वो अपने लेफ्ट मिनिस्टर को यही कहता है कि तुम्हें मैंने सिर्फ दाचेंग डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो तुम जल्दी से यहाँ पर राइट प्राइम मिनिस्टर को लेकर आओ, ताकि उसके जिम्मे मैं ये काम लगा सकूं। लेफ्ट मिनिस्टर ने जैसे ही इतना सुना था, उसी के साथ ही घबराते हुए वो अपने मिनिस्टर को कहता है कि योर मैजेस्टी पुलिस आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये काफी क्रिटिकल मोमेंट है, ऐसा ना हो कि हमारे कंट्री के प्लान इस तरह डिस्ट्रॉय हो जाएं। एम्परर युआन उसे कहता है कि मुझे अब इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो एक ही मिशन है और वो ये है कि ये लिन को कैप्चर करना, और जब उसे मैं कैप्चर कर लूंगा तो उसके बाद से कोई भी हमारे सामने फाइट करने के काबिल ही नहीं रहेगा, और चाहे मुझे इसके लिए अपनी पूरी फोर्स ही क्यों न लगाना पड़ जाए, फिर भी मैं ये सब कुछ करके ही रहूंगा। और यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, तो हम दूसरी तरफ दाचेंग डायनेस्टी को देखते हैं, जहाँ पर सभी आकर इमॉर्टल की तारीफ करते हुए ये कहने लग जाते हैं कि आपने लेफ्ट मिनिस्टर को चेस में हराया, सच में ये तो काफी अमेजिंग बात है। और जुआनजुई डायनेस्टी को जब पता चलेगा कि आप उनके लोगों को हरा रहे हैं, तो इनसे तो उनके गुस्से में और भी ज्यादा इजाफा हो गया होगा। अब तो इमॉर्टल एम्परर भी वहीं पर ये इनके साथ बैठा था कि तभी एडवाइस मिनिस्टर कहती है कि यूर मैजेस्टी और लॉर्ड, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगले 5 दिन काफी क्रिटिकल हैं, तो इसलिए इन 5 दिनों में आपको शादी कर लेना चाहिए और अभी से शादी की तैयारियां भी शुरू कर लेना चाहिए। इम्प्रेस येलिन इतना सुनने के साथ ही अपने एडवाइस मिनिस्टर को यही कहती है कि मास्टर, पहले तो हमें इस अरेंजमेंट के बारे में अपने किंग से तो पता कर लेना चाहिए कि उसकी ओपिनियन क्या है, बाद में इसके बारे में पता लगाना चाहिए कि ये शादी कब करना है। और इमरान जैन ने जैसा ये सुना था कि तभी ही वो मन में यही कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक तो बहुत ही अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ना बुरी पेश आ रही है। लगता है कि यहाँ पर कोई बैड गाय और गुड गाय का मुकाबला चल रहा है। वैसे भी मैं तो रिफ्यूज कर ही नहीं सकता, तो वो फिर उसे कहता है कि ठीक है, इस मैरिज के लिए मुझे अपने शॉर्ट सेट जाना होगा और वहाँ पर प्रिपरेशन करना होगी। इम्प्रेस ने जैसे ये सुना था कि ये तो शॉर्ट सेट वापस जा रहा है, कि तभी वो कहती है कि माय लॉर्ड, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, हमारी इंपीरियल मास्टर ये सब कुछ हैंडल कर लेगी, तो इसलिए आप परेशान मत होइए। अब तो बीच में ये निंग भी बोल देती है और वो किंग ये कहने लग जाती है कि बेशक आपकी अरेंजमेंट काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारे ग्रैंड मास्टर को तो वापस जाना ही होगा, ताकि आपके लिए वो कोई गिफ्ट वगैरह भी प्रिपेयर कर सके और वेडिंग की अरेंजमेंट को खुद देख सके। एम्प्रेस ने जैसे लियो किंग की बात सुनी तो वो कहती है कि मिस्टर लियो, आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसा कि अब किंग जाकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं भी जाकर अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। फिर वो अपनी एडवाइजरी मास्टर को यही कहती है कि मुझे अब थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि शॉर्ट सेक्टर और हमारे ताज की डायनेस्टी के दरमियान में कितना डिफरेंस है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। आगे से फिर एडवाइजरी मास्टर से ये कहती है कि आप फिक्र ही मत कीजिए, क्योंकि मैं भी इसके साथ ही जा रही हूँ, और वहाँ पर जो भी ताज डायनेस्टी के मुताबिक प्रिपरेशन करना होंगी ना, तो मैं वो प्रिपरेशन इनसे करवाऊंगी। और इंपीरियल मास्टर की इतनी बात सुनने के साथ ही वो भी मन में यही कहता है कि वेल, मैं जब पहली दफा शादी करने वाला, ऊपर से हैंडसम भी हूँ, तो इसलिए मुझे इन शादी के अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मेरे साथ इंपीरियल मास्टर आना चाहती है तो ठीक रहेगा। और वो कहता है कि इंपीरियल मास्टर ठीक है, आप मेरे साथ सुपीरियर शॉर्ट सेट जा सकती हैं। और यहाँ से फिर हमारा तीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि अब इसकी बगे भी आ गई थी, और तभी ये उसके पास खड़े था कि तभी इंप्रेस इसके पास आता है, उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी। तो आगे से इंप्रेस उससे कहता है कि तुम्हें भला इतनी जल्दी क्या, तुम्हें तो पता है कि 5 दिनों में ही हमारी शादी हो जाएगी, फिर से हम दोनों मिल ही लेंगे। तो इंप्रेस लेने से पास आते हुए उससे ये कहती है कि असल में ना मेरी सही से प्रिपरेशन नहीं हुई। तो इंप्रेस यहां से कहता है कि तुम किस प्रिपरेशन की बात कर रही हो, और फिर उसके कान के करीब जाकर उसे ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर तुम मेरी बच्चे की मां बनने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे ये बात है इंप्रेस लेने सुनी थी, उसके साथ ही शर्मा जाती है। और खैर ये तो फिर अपनी सवारी की तरफ बढ़ने लग जाता है कि इम्प्रेस लिन, जो कि शर्म के मारे पानी पानी हो जा रही थी, कहती है कि मुझे इम्प्रेस से नफरत है, जल्दी से तुम चले जाओ, तुम्हें देर हो रही है। खैर फिर इसी के साथ ही ये अब लोग जाकर ना इंपीरियल कैरियर के ऊपर बैठ जाते हैं, और सभी लोग भी इंपीरियल कैरियर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि काफी कूल है, और सच में हमारे किंग ही इसे चला सकते हैं, और इसके बैठने के ऊपर वही काबिल है। और अब जैसा कि वहीं पर इंपीरियल मास्टर भी बैठी थी, तो वो मन में ये कहती है कि हमारा सुप्रीम रूलर के पास भी ऐसा कैरियर नहीं था, आखिर ये वैंग जेंग है किस बात का रूलर। और वो उससे पूछ लेती है कि आखिर आप किस डायनेस्टी के रूलर हैं। अभी आगे से कौन सा बहाना बनाता, क्योंकि इसे तो वहाँ की हॉली प्लेसेस के बारे में नहीं पता था, तभी अपने दुश्मन की स्पिरिट से पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन कौन सी हॉली प्लेसेस हैं। तो उसकी
सिस्टम की स्पिरिट अवेयर होते हुए उसे ये कहती है कि वेल आपने ना ये सवाल सही बंदे से पूछा है, यहाँ पर पूरी 10 होली प्लेसेस हैं। और फिर ना वो उन होली प्लेसेस के नाम बताने लग जाती है, जैसे कि ती होली लैंड, श्वानतियान होली लैंड, हौलफा होली लैंड। ये सारे सुनने के साथ ही ना तो वो भी काफी कंफ्यूज था, कहता है कि ठीक है अब तुम चुप कर जाओ। और मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि अगर मैं इसे बताऊंगा तो मैं किस होली प्लेस से हूँ, तो हो सकता है कि इससे यहाँ पर मेरे लिए ट्रबल और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो मुझे अभी से ये कहना होगा कि मैं एक छोटा मोटा सा कल्टीवेटर हूँ। और बस इंपीरियल मास्टर को बता देता है कि मैं तो छोटा मोटा सा कल्टीवेटर हूँ, मैं किसी भी होली लैंड से तल्लक नहीं रखता। इंपीरियल मास्टर इतना सुनने के साथ ही हैरानी हो गई थी और वो ये कहती है कि वेल मुझे तो लगा था कि आप किसी होली लैंड के ही मास्टर होंगे, लेकिन आप तो एक छोटे मोटे से कल्टीवेटर हैं। अगर आप एक छोटे मोटे से कल्टीवेटर होने के बावजूद इतना अच्छा टैलेंट रखते हैं और आपके पास लक भी अच्छा है, तो सच में आप तो काफी टेरिफाइंग बंदे हैं। वो दोनों तो वहीं पर बैठे ये बातें कर ही रही थी कि तभी फिर उसके सिस्टम की स्पिरिट कहने लग जाती है कि मेरे पास एक न्यूज़ आई है। असल में ना आपके जो सेक्ट है ना उसकी जो बैटल फॉर्मेशन है उसके ऊपर अटैक किया गया है। जैसे ही वैंग जैन ने सुना तो मन में ये कहने लग जाता है कि वेल किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मैं यहाँ से बाहर आया और उसने मेरे घर के ऊपर अटैक कर दिया। तो वो परेशान बैठे था कि इंपीरियल मास्टर उससे पूछते हैं कि लॉर्ड मुझे बताइए कि आपको क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो वो उससे बताता है कि नहीं अभी अभी मुझे पता चला कि जो मेरा लिंगजियान सेक्ट है ना उसके ऊपर ना कोई मुसीबत आ गई है। और यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, तो हम देखते हैं कि इसी शॉर्ट साइड के ऊपर फॉर्मेशन पर ना बाकी के लोग आकर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन वो फॉर्मेशन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी वजह से उन लोगों को काफी गुस्सा आया हुआ था। अब शॉर्ट साइड की ना उसे तोड़ना फॉर्मेशन उनके लिए ना आसान नहीं था। तभी साइड पर खड़ा हुआ बंदर मनन ये कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होगी, लेकिन मुझे किसी न किसी तरीके से आज इसे तोड़ना होगा। खैर वो लोग तो फिर लगे ही रहते हैं और इन द एंड फिर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाबी हो गए थे। कि शॉर्ट साइड के लोगों को जब ये बात मालूम हुई थी तो वो इसी के बारे में बात करते हुए कहने लग जाते हैं कि वेल इसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये हमारे फाउंडर ने बनाई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना इजीली से कैसे डैमेज कर दिया। कि तभी ही इतने में वहीं पर इम्परर वैंग चैंग अपनी दोनों लड़कियों के साथ पहुंच जाता है। तो उसे देखने के साथ लोग कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर आ गए। वैंग चैंग वहां पर पहुंचते साथ ही उन लोगों को ये कहता है कि मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। कि तभी साइड लीडर आके बढ़ते हुए ये बताने लग जाता है कि असल में ना कुछ कल्टीवेटर यहाँ से गुजर रहे थे, पता नहीं फिर उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने हमारे शॉर्ट साइड की फॉर्मेशन को तोड़ने में बिजी हो गया है। तो बस इतना सुनने के साथ ही मिस लियू कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि हमारे शॉर्ट साइड के ऊपर इस तरह अटैक करे। और इम्परर वैंग चैंग मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इन लोगों की किस्मत ही खराब है जो कि मौत से के लिए मेरे से पंगा लेने के लिए यहाँ पर आ गए। शायद इन्हें पता नहीं है कि मेरी वेडिंग होने वाली है और इन दिनों में ही ये मुझे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर इसी के साथ ही ना फिर ये उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता ताकि देख तो सके कि ये लोग हैं कौन है जिन्हें मेरे हाथों मौत चाहिए। और फिर उन लोगों को कहता है कि तुम लोग बस यहाँ पर वेट करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। खैर ये फिर उन लोगों के पास जाता है जो कि फॉर्मेशन के बाद उसे और ज्यादा डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरा शॉर्ट सेक्ट है, तुम यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते। और उनकी ये हरकतें देखने के साथ इम्परर वैंग को तो काफी गुस्सा हुआ था और वो उनसे गुस्से में ही बातें किए जा रहा था। तो इस पर उनमें से एक बंदा आगे बढ़ते हुए ये कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे, तुम हमारे फैन की सेक्ट की तरह इंसल्ट करो। लगता है कि तुमने मरने का कोई और तरीका नहीं मिला तो तुम हमसे पंगा लेने के लिए आ गए। तुम्हारी ये जो फॉर्मेशन है ना इसे हमारे हवाले कर दो, इससे पहले कि हम इस फॉर्मेशन को डैमेज करें और फिर तुम्हारे लोगों को नुकसान पहुंचाएं। और इम्परर वैंग ने जैसे उनकी बातें सुनी थी ना तो फिर उन लोगों को ये कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम लोग तो यहाँ पर हमारे लोगों को मारने के लिए आए हो, क्या कोई मजाक चल रहा है कि हमारे लोगों को मारना क्या कोई इतना आसान काम है। और मन में यही कहता है कि लगता है कि ये यहाँ पर मौत के लिए ही आए हैं। कि तभी ही फिर इनमें से खड़ा हुआ एक और बंदा बोलते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम्हारा सुपीरियर स्वॉर्ड सेक्ट ना एक छोटा मोटा सा सेक्ट है, तो इसलिए इस फॉर्मेशन को रखने के वो काबिल नहीं है, तो ये फॉर्मेशन तुम हमारे हवाले कर दो, क्योंकि इस फॉर्मेशन पर अगर हमने ना कब्जा किया तो कोई और आकर कब्जा कर लेगा, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। अब उन लोगों की ये हरकतें देखने के साथ ये फिर अपने सिस्टम के सुपीरियर को बुलाते हुए ये कहता है कि मुझे बताओ कि ये जो मेरे सामने छोटे छोटे मिनियंस खड़े हैं ना ये किस किस तरह के बंदे हैं। तो उसके सिस्टम के सुपीरियर अपने सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बताती है कि इनमें से एक वन ग्रेट इंपरर है जो कि सेकंड लेवल पर है, दो इमोर्टल किंग्स हैं जो कि पीक लेवल पर है, और एक इमोर्टल है जो कि परफेक्ट लेवल पर है। इतना सुनने के साथ ये फिर अपने सिस्टम को ओपन करते हुए ये कहने लग जाता है वो अच्छा तो इनकी स्ट्रेंथ तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर ये मेरे से पंगा लेने के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं। और ये फिर अपने सिस्टम की हेल्प लेते हुए ना वहाँ से अपनी स्वॉर्ड तकनीक को सीखने के लिए ना तियान जैन जियो साई स्वॉर्ड को ना बाहर ले लेता है ताकि इसकी मदद उसकी प्रैक्टिस भी हो सके और वो देख सके कि ये कितनी पावरफुल भी है। ये तो फिर उस सिस्टम से ना उसे कलेक्ट कर ही लेता है कि तभी सिस्टम पर उसे ये शो होने लग जाता है कि ये असल में 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट को सीखना चाहता है और उसी प्रैक्टिस करना चाहता है। अब वो स्वॉर्ड इसके पास आ ही चुकी थी। ये स्वॉर्ड हासिल करते साथ ही हम लोगों को ये कहता है कि मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना फिर मैं तुम लोगों को मार दूंगा। तो तभी उसके सामने खड़ा हुआ बंदा ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे ना बड़े लोग यहाँ पर होते ना तो वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाते। लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने ज्यादा उछल रहे हो। कि फिर उन्हीं में से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि लगता है कि मास्टर आपने इसके साथ बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं, अब इसे इसकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है, ये फॉर्मेशन भी हमारी हो जाएगी और ये स्वॉर्ड सेट भी हमारा हो जाएगा। लेकिन खैर जैसे ही वो अटैक करने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब गया था कि तभी वो फिर अपनी 9 और फॉर्मेशन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे की झटके में खत्म कर देता है। इसे देखने के साथ ही वहीं पर खड़े हुए बाकी के लोग काफी हैरान हो गए थे और वो हैरानी के साथ ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे फैंगजन सेट के लोगों के ऊपर हाथ उठाया, तो मतलब तुमने हमारे सेट के ऊपर अटैक किया। तो इम्परर वैंग लोगों को ये कहता है कि तुम लोगों को पता है कि तुमने यहाँ पर स्पिरिट स्वॉर्ड सेट के लोगों को ऑफेंस किया है, इसलिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। और ऊपर से देखो यार तुम्हारा एटीट्यूड भी कितना ज्यादा बुरा है, तो इसलिए तुम्हें तो मरना ही होगा। तो इतना सुनने के साथ ही ना तो दूसरी सामने खड़ा हुआ बंदा उसका नाम था लिंगजी, वो कहता है कि तुमने मेरे डिसेबल को मारा हो। काफी गुस्से में था, अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारे स्वॉर्ड सेट को भी मैं खत्म कर दूंगा। तो उसकी ये बातें सुनने के साथ ही वो कहता है ओ अच्छा तो तुम्हें हम लोगों के साथ पंगा लेना है, तो ठीक है मैं तुम्हें नीचे अपने लोगों के पास भेज दूंगा, तो फिर तुम उनसे निपट लेना, मैं भी देखता हूँ कि तुम उन्हें कौन सा नुकसान पहुंचा पाओगे। कि पीछे खड़ा हुआ मोटा भाई तो जानता था, तो वो अपने ब्रदर को कहता है कि ब्रदर प्लीज आप वहां पर मत जाइए क्योंकि मुझे
मुझे लगता है कि ये ग्रेट इंफ्रारेड रैम का है, तो हमें यहाँ पर एहतियात से बचना होगा। लेकिन लिंक्स तो कहता है कि तुम मेरी फिक्र ही मत करो, तुम्हें पता है कि मैं इस बंदे को ना किस तरह मारूंगा, क्योंकि मुझे अपने डिसेबल का बदला भी तो लेना है। और वो फिर अपने दोनों बंदों को ये भी कहता है कि हम तीनों को मिलकर ना यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाना होगी, उसकी मदद से इसके ऊपर अटैक करना होगा। कि तभी ही वो तीनों मिलकर फॉर्मेशन बनाते हैं और फिर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो फॉर्मेशन उन लोगों ने बनाई थी ना, उसका नाम था इन्फिनिट फॉर्मेशन राइज का। कि तभी ही वहीं पर खड़े हुए इम्परर वैंग जैंग की तरह जो इमोर्टल लेवल था किंग, वो फिर परफेक्शन लेवल किंग तक पहुंच जाता है और उसकी बिगिनिंग शुरू हो गई थी। और लिंग से गुस्से से उस पर अटैक करते हुए कहने लग जाता है कि तुम छोटे मोटे चूहे, तुम्हें तो आज मरना होगा। आगे से फिर वैंग जैंग भी कहने लग जाता है कि तुम लोग कोशिश करोगे फॉर्मेशन की मदद से ना जो मेरा लेवल है उसे नीचे कर दो, लेकिन तुम्हें लगता है कि मेरे लेवल नीचे करने के बावजूद भी तुम मुझे हरा पाओगे, तो तुम बहुत ही मासूम लोग हो। और फिर वो अपनी इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ना, जिसका नाम था हेमन वे, और वो इसी का इस्तेमाल करके उनकी फॉर्मेशन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और फॉर्मेशन के टूटते साथ ही ना फिर ये ग्रेट इंपरर रैम में पहुंच गया था, जो कि पहले इमोर्टल रैम परफेक्ट तक पहुंचा था। तो अब उसका ये फिर इंपरर रैम देखने के साथ ही ना लिंग भी हैरान, तो मन में ये कह रहा था भला ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये सुप्रीम रैम तक नहीं पहुंचा तो फिर तो ये हमारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो क्या ये सुप्रीम रैम का बंदा है। लगता है कि अब हमारी खैर नहीं है। अब वो फिर से यही कहता है कि सेल फॉर्मेशन का काम तो यहाँ पर नहीं होने वाला, लेकिन हम तीनों को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा हम तीनों के अटैक को बर्दाश्त भी कर पाएगा। तो इसी के साथ ही फिर वो तीनों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को पकड़ते हैं, जिसमें से लिंग तो अपनी हैमरली स्वॉर्ड लिंग यून का इस्तेमाल करता है, और उसके साथ खड़ा हुआ मोटा भाई और दूसरा बंदा भी अपनी और स्वॉर्ड बोयू, और इसी के साथ ही वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे उन तीनों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक किया था, तो ये पीछे हटते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम लोगों में तो कोई पावर शावर ही नहीं है, क्या कोई खाना शाना नहीं खाते। और वो तीनों के अटैक से जैसा कि बच गए थे, इस पर वो तीनों फिर से हैरान थे और कहते हैं कि ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो तभी ही इम्परर वैंग अपनी पावर को बेहतर करते हैं, लोगों को ये कहता है कि तुम्हें चांस लेना यूजलेस होगा, तो इसलिए अब तुम्हें मारना ही होगा। और लिंग से ये देखते साथ ही अपने लोगों को ये कहने लग जाता है कि ये तो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, हमें यहाँ से भागना होगा। और इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते कि तभी ही इम्परर वैंग गैंग जूनियर ब्रदर के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। और मोटा भाई ने जैसे ये देखा था, तभी ही वो काफी चौंक था कि तभी इतने में पीछे से वैंग गैंग उसके पीछे आकर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हें उसके साथ ही भेजने वाला हूँ। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करके उसका काम भी वहीं पर तमाम कर देता है। जैसे ही उसने मोटा भाई को मारा था कि तभी ही ये लिंग की तरफ देखता है, जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लिंग वहां से भागते हुए अपने मन में ये कहने लग जाता है कि ये बंदा तो काफी पावरफुल है, फिलहाल तो मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन फ्यूचर में मैं अपने लोगों का बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। इम्प्रोर वैंग जैंग ने जैसे उसे भागते हुए देखा था, तो वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इसे भागने का अंदाज काफी अच्छे से पता है, लेकिन मुझे इसे भी मारना होगा। और इसी के साथ ही फिर अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल उसके ऊपर कर देता है ताकि उसे वहीं पर रोक सके, और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।